गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, मैंने पॉलिटिकल साइंस की कुछ सीरीज में लेके आई थी, कुछ मॉडल पेपर मैंने डाले थे और उस मॉडल पेपर को यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें लगभग 80 क्वेश्चन, 100 में से लगभग 80 क्वेश्चन, यानी कि आप ये सोचिए कि 50 से 60 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही हैं, कहीं भी उसमें एक है किसी भी चीज़ का अंतर नहीं है। उसके बावजूद 30 क्वेश्चन जो हैं उनके मतलब आगे पीछे कुछ अंतर है, लेकिन चीज़ वही है। तो इस तरह से लगभग 80 क्वेश्चन जो है मेरे मॉडल पेपर से आए हैं। जिन स्टूडेंटों ने पढ़ा है वो शायद जानते भी हैं इस चीज़ को। तो स्टूडेंट, पहला तो ये है कि मैं अभी जो है इसका सॉल्यूशन दे रही हूँ, क्वेश्चन पेपर का जो है आंसर मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या इनके आंसर होंगे। और जहाँ तक है यूनिवर्सिटी और हमारे आंसर में कोई 1 या 2 क्वेश्चन का डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, या तो एग्जैक्ट ही होगा, क्योंकि मैंने सारी ऑथेंटिक बुक्स जो हैं वो कंसल्ट की हैं, उनसे आंसर मैंने जो है करे मैच। और आगे भी स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हैं अभी अगला जो पेपर है ज्योग्राफी का आएगा, हिस्ट्री का आएगा, हिंदी का आएगा, इंग्लिश आएगा, कंपलसरी हिंदी आएगा। और जो जो सब्जेक्ट आपके बचे हैं, जो लगभग मैं कोशिश करूंगी, प्रयास मैं कर रही हूँ, प्रयासरत हूँ कि आपके हर पेपर के मॉडल पेपर एक दो में लेके आऊँ। तो स्टूडेंट, इसमें मुझे बहुत खुशी हुई और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया कि इसमें इतने सारे क्वेश्चन, और यदि आप सही से पढ़ते तो मैं गारंटेड कह सकती हूँ कि आप इसमें 70 से 80 क्वेश्चन जो है ना आराम से कर सकते थे। तो इसी को देखते हुए मैंने जो है आज क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, मैं लेके आई हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं सीरीज नहीं, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ क्योंकि सीरीज सबके पास अलग अलग है, तो आप क्वेश्चन मिला लीजिए और उसका क्या आंसर है वो आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है। तो स्टूडेंट, ये मेरे सीरीज का पहला क्वेश्चन था। ओके, ये जो मैंने सीरीज डाली थी उस सीरीज का पहला ही क्वेश्चन था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत। और एक मैंने अंतिम सीरीज और डाली थी, उसमें भी मैंने इसको जो है ऐड किया था। यानी ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। शायद आप देखोगे तो मैंने कहा भी था बार बार कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में छपेगा। तो ये क्वेश्चन आया है। तो इसका कौन है, यानी राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंतराज्य के साथ होता है, ये कथन किसका है। ये कथन है गार्नर का। ठीक है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी। तो किसने लिखी है, लास्की ने। लास्की की ये पुस्तक है। अगला तीसरा क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित है, यानी परंपरागत से। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि रॉबर्ट डेहल, लासवेल और डेविड स्टन, ये तीनों के तीनों जो हैं वो आधुनिक दृष्टिकोण से संबंध रखते हैं। तो कौन बचा इसमें, गेटल। तो गेटल वैसे इसकी परिभाषा भी देता है परंपरागत की। तो गेटल जो है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंधित विचारक हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा वो है राजनीति विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादक है। तो दार्शनिक दृष्टिकोण लियो स्ट्रास, क्योंकि आधुनिक परंपरागत राजनीति विज्ञान से जो संबंध रखता है वो रखता है लियो स्ट्रास। तो लियो स्ट्रास का संबंध जो है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण कौन सा है। तो मैंने बहुत बार ये वीडियो में डाला है, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन मेरे वीडियो में गया है। तो ये तीनों जो हैं ऐतिहासिक, आदर्शवाद और दार्शनिक, तीनों ही परंपरागत की पद्धतियां हैं। आधुनिक दृष्टिकोण का जो है वह अंतर अनुशासनात्मक, आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा वो है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद का आधिकारिक विद्वान है, यानी व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है, तो वो कौन है, डेविड स्टन। क्योंकि गिलक्राइस्ट जो है वो, गेटल जो है, ये सब क्या है, परंपरागतवादी है। डेविड स्टन व्यवहारवादी यानी आधुनिक दृष्टिकोण का है। निम्नलिखित में से व्यवहारवाद की विशेषता कौन सी है। तो शायद मैंने बार बार बोली भी थी कि व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं हैं, जिनमें से नियमितता, तकनीकी, परिमाणीकरण और एक विशुद्ध विज्ञानी, बार बार मैं बोलती आई हूँ, तो तीनों ही हैं ये। ठीक है। प्रासंगिकता का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट था ये, और मैंने इसको 3 बार दिया है अपने सीरीज में। तो प्रासंगिकता का सिद्धांत है उत्तर व्यवहारवाद का। अगला है राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है। ये किसका है, ये सीले का है। ठीक है, किसका है, सीले का है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीति विज्ञान में अंतः अनुशासनात्मक उपागम का समर्थन करता है। तो चार्ल्स मेरियम। आपको पता है ना कि जनक के रूप में यदि देखा जाता है तो चार्ल्स मेरियम को, इनकी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक थी, तो चार्ल्स मेरियम। अगला है बहुत सीधा भी है, सिंपल भी है, और वैसे हम देखें इस क्वेश्चन को तो ये जो है ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा क्वेश्चन है, पर यहाँ पूछा गया। ठीक है। तो अर्थशास्त्र
आपके यानी सेकंड जो आपका सेमेस्टर होगा उससे जुड़ा हुआ है ये। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये कौटिल्य की पुस्तक है, ठीक है। राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में निहित हैं, यह कथन किसका है? यानी राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं, तो ये कथन किसका है? तो ये लॉर्ड ब्राइस का। अगला है, निम्नलिखित में से शक्ति का स्रोत कौन सा है? तो ये शक्ति के स्रोत हैं ज्ञान है, आकार है और प्राप्तियां हैं। स्टूडेंट यदि आपने कभी आईआर का पेपर पढ़ा हो या आपने भी आपके जो 12th क्लास में था शक्ति के स्रोत, तो शक्ति के स्रोत में है ज्ञान है, आकार है और प्राप्ति, तीनों ही है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है? तो प्रभाव शक्ति को करने वाला जो ना प्रभाव प्रक्रिया के रूप में वो है मार्गेंथो। वैसे स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है ना रॉबर्ट डेल, लासवेल ये डायरेक्ट थे, लेकिन ये इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो यदि हम इसका देखें तो आता है मार्गेंथो। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैक्स वेबर द्वारा उल्लेखित सत्ता के प्रकार हैं। तो मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता, मेरे थे ये सारे क्वेश्चन मेरे पेपर में, तो 3 कितने प्रकार बताएं सत्ता के मैक्स वेबर ने? तो मैक्स वेबर ने सत्ता के प्रकार बताए। मैरी पार्कर फॉलेट किस अवधारणा से संबंधित है? वह है सत्ता। मैरी पार्कर फॉलेट जो है ना सत्ता पे बहुत बल देता है, ठीक है। तो ये मैरी पार्कर फॉलेट जो है वो है सत्ता से संबंधित। अगला है, निम्नलिखित में से औचित्यपूर्ण का स्रोत है। क्वेश्चन ये भी मेरा उसमें था, जो मैंने डाला था आपको मॉडल पेपर, उसमें ये क्वेश्चन था मेरा, सत्ता, ठीक है। क्या है? सत्ता। औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है, वो भी सत्ता। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, ये मैंने डाला, ये सब क्वेश्चन मेरे पेपर में थे। चार्ल्स मेरियम। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय व्यवहारवाद का गढ़ था? ये भी मैंने डाला था, शिकागो, ठीक है, शिकागो विश्वविद्यालय। अगला है, यह किसने कहा कि राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है? इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला भी था, मैंने उसमें बड़ा पेपर में भी ऐड भी किया था, अरस्तु। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति विज्ञान का शिक्षक कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, और ये क्वेश्चन मेरे मॉडल पेपर में था, यदि आपने पढ़ा हो तो। ये क्वेश्चन जो है अच्छे को नहीं आया है, ये जो राजनीति विज्ञान के बारे में थोड़ा जानते हैं उनको भी नहीं आ रहा है ये। तो राजनीति विज्ञान के शिक्षक के रूप में इतिहास है। और स्टूडेंट इसका मैं स्रोत बता देती हूँ कि जब हमारे 5, 6, 7 में जब क्वेश्चन पेपर आते थे तो उसमें 20 क्वेश्चन आते थे, उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इतिहास आएगा इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय विशेष रूप से मानव व्यवहार का अध्ययन करता है? तो मानव व्यवहार का यानी मनोविज्ञान, ये भी क्वेश्चन था मेरे उसमें। अगला है, परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता है, तो आपको पता है दार्शनिक प्रवृत्ति होती है, परानुभव होता है, अनुभव नहीं होता है, तथ्य पर नहीं मूल्य पे बल देती, तो कौन सी? दार्शनिक प्रकृति। अगला है, 1948 में यूनेस्को सम्मेलन द्वारा विषय के लिए जिस नाम को सर्वाधिक उपयुक्त माना, राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। क्या है? राजनीति विज्ञान के लिए कौन सा? राजनीतिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ना स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से अधिनायकवाद का लक्षण नहीं है? तो अधिनायकवाद का लक्षण क्या नहीं है? हिंसा विरोधी, ठीक है, वो हिंसा विरोधी नहीं होता, हिंसक होता है अधिनायकवाद, तो हिंसा विरोधी। राज्य के अध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी शक्ति का प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है, यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा जो है ना वो है न्यूमैन की, ठीक है, न्यूमैन देता है। निम्नलिखित में से कौन से एकात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो संविधानों द्वारा शक्ति का विभाजन। अगला है, संघ राज्य का एक ऐसा समुदाय जो नए राज्यों का निर्माण करता है, यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा जो है ना फाइनर की। निम्नलिखित में से कौन सा देश एकात्मक शासन का उपयुक्त उदाहरण है? तो एकात्मक शासन जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो इसमें से जो आएगा ना वो एकात्मकता का है ब्रिटेन, ठीक है, एकात्मकता का है ब्रिटेन में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन प्रणाली का पिता माना जाता है? तो संघात्मक शासन का जो है ना कनाडा माना जाता है पिता। अगला है, संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का जो मेन लक्षण होता है, संघात्मक शासन में क्या होता है? संघात्मक शासन में होता है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, ठीक है, क्या होता है? केंद्र और शक्तियां केंद्रीकरण होती है एकात्मक, इसमें क्या होता है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण होता है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसदीय शासन प्रणाली के उद्भव के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है संसदीय शासन के लिए? ब्रिटेन। ब्रिटेन में कैबिनेट की अवधारणा का उद्भव हुआ राजमुकुट से। राजमुकुट से जो है ना इसका उद्भव होता है। फिर है, सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रमुख लक्षण है संसदीय शासन व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। अगला है कि शासन प्रणाली के संचालन हेतु राजनीतिक दल अनिवार्य होते हैं? लोकतंत्र। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय प्रणाली है? तो भारत में। अगला है, राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताएं हैं? उपयुक्त सभी होती हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो है दल प्रणाली का रूप है। तो दल प्रणाली का रूप कौन सा है? तीनों होती है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सी सफल दलीय व्यवस्था की शर्त नहीं है? तो असहिष्णुता क्या होती है, जबकि सहिष्णुता होती है, असहिष्णुता नहीं है। अगला लॉबिंग होती है, जो मैंने डाले थे सारे क्वेश्चन दबाव समूह से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का तरीका नहीं है? तो चुनाव लड़ना, ठीक, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा दबाव समूह है? शिवसेना, भारतीय मजदूर संघ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ जो है ना वो शिवसेना से संबंधित नहीं। अगला है, आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का प्रतिपादन मैंने 3 बार वीडियो में क्वेश्चन डाला है, थॉमस हेयर, ठीक है। निम्नलिखित में से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के लिए क्या आवश्यक है? तो एकल संक्रमणीय के लिए क्या आवश्यक है? बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। अगला है, निम्नलिखित में से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली 2 प्रकार की होती है, एकल संक्रमणीय और सूची प्रणाली। ये भी डाला था मैंने वीडियो में बेटा, वीडियो में क्वेश्चन था आपके। अगला है, निम्नलिखित में से नियम निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? व्यवस्थापिका। और तुरंत ही आगे, देश का बजट कौन पारित करती है? तो देश का बजट जो पारित करती है ना वो व्यवस्थापिका। स्टूडेंट ये क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो गए आप लोग, और शायद कुछ पेपर डले हैं उनमें भी इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज है। मैं आपको बता दूं कि जब 5, 6, 7, 8, 9, 10 में जब हमारे ये क्वेश्चन आते थे, 20 के जो आते थे क्वेश्चनों का सेट हमारे पेपर में, BA फर्स्ट ईयर में, तो उसका ये मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने 7 या 8 साल के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं, तो उन्हीं से पूरा पेपर ये लगभग है सेट। तो वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, देश के बजट कौन पारित करता है, और वहां इसका आंसर आता है व्यवस्थापिका, ठीक है। तो इसमें है ना व्यवस्थापिका आएगा। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका के पतन का प्रमुख कारण है, तो पतन का प्रमुख कारण है प्रदत्त व्यवस्थापन, विशेषज्ञों के परिषद और समिति में, तीनों ही कारण हैं इसमें। कार्यपालिका के कार्य में वृद्धि भी होती है इसमें, तो उपयुक्त सभी। अगला हमारा है, बहुल कार्यपालिका के उदाहरण है ब्रिटेन का मंत्रिमंडल, स्विस संघीय परिषद, भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, स्विस संघीय परिषद। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है कार्यपालिका का कार्य? कार्यपालिका का कार्य जो होता है वो राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षण, ये कार्यपालिका का कार्य नहीं है, जबकि अन्य 3 कार्य उसके होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल कार्यपालिका का प्रमुख गुण है? तो एकल कार्यपालिका का जो प्रमुख गुण है वो है तीनों, एकरूपता, स्थिरता, प्रशासन में दृढ़ता, शीघ्रता, निर्णय लेने की क्षमता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसके होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी मैंने डाला था और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने डाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया भी था उस समय कि मारवाड़ी बनाम मेडिसन मामला में निर्णय प्रसिद्ध है किसके लिए? न्यायिक पुनरावलोकन के लिए, ठीक है। मारवाड़ी बनाम मेडिसन मामला जो था वो किसका था? न्यायिक पुनरावलोकन के लिए था, तो न्यायिक पुनरावलोकन इसका। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जो आवश्यक है स्टूडेंट वो है क्या? न्यायाधीशों की निश्चित कार्यकाल। न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होगी 65 होगी, ठीक है, 65 है इसमें। द पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक मैंने बहुत बार बोला है आपको, डेविड ईस्टन की है ये। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्था के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल का प्रतिपादन किया? तो आमंड और पावेल ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक निवेश निर्गत विश्लेषण से संबंधित है? तो डेविड ईस्टन। स्टूडेंट पीछे मैंने दोनों जो क्वेश्चन डेविड ईस्टन के, और वो दोनों है ना, दोनों ही मेरे वीडियो में थे, और दोनों भी तीनों वीडियो में क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी था। आधुनिकरण का अर्थ, आधुनिकरण का मतलब अर्थ होता है विचारों और मूल्यों में परिवर्तन, ठीक, इनमें परिवर्तन होना आधुनिकरण में बहुत जरूरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक आधुनिकरण का लक्षण है? तो बुद्धि संगतता,
विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचना, राजनीतिक सहभागिता और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक आधुनिकरण के मॉडल हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको, इसके मॉडल 5 है, 5 मॉडल हैं। वर्तमान बात करता है ये कि एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक आधुनिकरण के मॉडल है, तो मॉडल 5 है। यदि आप इसको चेक करना चाहेंगे, यदि स्रोत के रूप में आप देखना चाहें तो ओपी सीबी गेना और ओपी गावा, सीबी गेना और ओपी गावा जो दोनों ही इंडिया के मतलब एक फेमस राजनीतिक विचारक हैं, मतलब भारत जो कि राजस्थान से हैं और राजनीति विज्ञान के बहुत विद्वान हैं। तो दोनों की ही बुक्स में जब आप देखेंगे तो दोनों 5 मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, एडवर्ड सिल के अनुसार राजनीतिक आधुनिकरण के मॉडल है 5 ना कि 6। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीतिक पतन की अवधारणा में, ये भी क्वेश्चन मैंने डाला था, हंटिंगटन, क्योंकि राजनीतिक विकास जो है वो राजनीतिक पतन में डूबकर करता है, तो पतन में डूबकर उसकी बात करता है, तो कौन है, हंटिंगटन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लुशियन पाई ने लिखी है, तो लुशियन पाई की जो पुस्तक है वो है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो लुशियन पाई की पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, आमंड और पावेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं हैं, तो राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं भी यदि आप सीबी गेना में जाके देखेंगे सेम डिटो तीनों की तीनों लिखी मिलेंगे आपको इसी क्रम में, अनुभवजन, भावनाजन्य और मूल्यजन्य, तीनों की तीनों जो है ना ये हैं, उपयुक्त सभी आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति विज्ञान का निर्माणक तत्व नहीं है, तो कौन सा नए राजनीति विज्ञान का निर्माणक तत्व, वो है आर्थिक स्थिति, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति। तो स्टूडेंट एक बार आपको जो है एक बार देखना है, सर्च करना गूगल पे भी आप सर्च मारे कि निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक संस्कृति के निर्माणक तत्व, तो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है आर्थिक स्थिति से भी, सामाजिक स्थिति से भी, भौगोलिक स्थिति से भी, और जो है ना राजनीतिक वातावरण इसमें नहीं होता। संस्कृति जब बनती तो राजनीति का कोई लेना देना इसमें नहीं होता है। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, यानी नारीवाद जो एक टॉपिक था, उस नारीवाद में वुमेन पे जो है ना कौन सी लेखिका की पुस्तक है ये, तो ये पुस्तक पूछी गई है और ये जो लेखिका है इनका नाम है मेरी वोल्सक्राफ्ट, सी है मेरी वोल्सनक्राफ्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं है, राजनीतिक नारीवाद नहीं है क्योंकि आज तक हमारी कोई राजनीति में कुछ है नहीं ऐसा। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक उदारवादी नहीं है, तो कार्ल मार्क्स नहीं है क्योंकि ये तो मार्क्सवादी है। हाँ स्टूडेंट्स, तो अगला जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा उदारवाद से संबंधित है, तो आपको पता है कि उदारवाद जो है वो पूंजीवाद से संबंधित है, मेन जो है ना पूंजीवाद से संबंधित है। उदारवाद जो विचारधारा किससे संबंधित है, पूंजीवाद से, 20 से। अगला है, उदारवाद के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो आपको पता है कि उदारवाद जो है राज्य पे बल नहीं देता, व्यक्ति पे बल देता है पहला, और व्यक्तिवाद जहाँ पे आता है वहाँ लोकतंत्र होता है, तो व्यक्ति और लोकतंत्र दोनों पर जो है ना ये बल देता है, किस पर, लोकतंत्र और व्यक्ति के मिश्रण पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है, तो ये होबहाउस है, ये भी मैंने डाला था मेरे वीडियो में। निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक समाजवाद कहा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, ये भी मेरी वीडियो सब में था। निम्नलिखित किसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, तो ये जो क्वेश्चन था हमारा ये कार्ल मार्क्स का है और ये मैंने डाला था क्योंकि मार्क्स की जो अध्ययन पद्धति वो थी वैज्ञानिक समाजवाद। अगला है, मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य क्या, राज्यविहीन समाज की स्थापना करना जो था ना उसका एक अंतिम लक्ष्य था। स्टूडेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा ग्रहण की थी, तो स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि द्वंद्ववाद जो है ना वो हीगल से ग्रहण किया था उसने, ये जो पूरी है ना ये इन्होंने गलत दी है, द्वंद्ववाद जो था वो हीगल से ग्रहण किया है उन्होंने, और जो भौतिकतावाद था ये फायरबाख से। तो ये दोनों ही नहीं करा, इसने द्वंद्ववाद को ग्रहण किया है, तो इसमें हीगल आएगा कि ऑप्शन हीगल ही है इसमें, तो ये ऑप्शन क्या आएगा, हीगल आएगा इसमें, ठीक है। तो क्या है, हीगल है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा
किसी वस्तु की कीमत निर्धारण करता है, तो ये क्वेश्चन सब मेरे थे उसमें, श्रम आएगा इसमें, ठीक है, श्रम। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अराजकतावाद से संबंधित नहीं था? हीगल नहीं है, ये सारे हैं, गोडविन भी है, बाकुनिन भी है, क्रोपाटनिक भी है, सब है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा राज्य की प्रबल विरोधी है? अराजकतावादी। स्टूडेंट आपको बता दो कि मैंने एक विचारधारा पे अलग से वीडियो बनाया था और उस विचारधारा से ही सारे क्वेश्चन हैं, ये सब के सब उसी से हैं, एक भी क्वेश्चन उस विचारधारा से बाहर नहीं है। विचारधारा का अलग से वीडियो मैंने अपलोड किया था। संपत्ति चोरी है, ये किसका है? तो शायद ये आपको मैंने बताया भी है, मेरे वीडियो में आया भी था, ये उन्हीं पेपरों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। प्रोधा, कौन आएगा? प्रोधा है, संपत्ति जो है ना वो चोरी है, किसका कथन है ये प्रोधा। स्टूडेंट एक क्वेश्चन आया है आपका, दी कंक्वेस्ट ऑफ ब्रेड, ठीक है, और मैंने आपको क्वेश्चन डाला था रोटी की विजय, मैंने डाला था आपको रोटी की विजय, और ये आ गया दी कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रेड, यानी इस रोटी की विजय का इंग्लिश वर्जन जो है ये है। नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्टूडेंट ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था मॉडल पेपर में, लेकिन मैंने दिया था रोटी की विजय और ये आ गया इंग्लिश में, तो इसका जो है ना पीटर क्रोपोटनिक इसका आंसर आएगा रोटी की विजय का, क्योंकि ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, तो दी कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रेड। अगला है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बहुत बार इसको बोला भी था, आपको बताया भी था, हर वीडियो में था शायद ये क्वेश्चन, राज्य का आधार इच्छा है शक्ति नहीं, टी.एच. ग्रीन। ये भी मैंने बताया था, राज्य विजय पर ईश्वर का अवतार है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार, ये कथन किसका है? हीगल का। निम्नलिखित में से आदर्शवाद का सिद्धांत नहीं है, तो राज्य एक अनैतिक संस्था है, आदर्शवाद राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है, ठीक है, नैतिक मानता है वो उसको। अगला है, निम्नलिखित में कौन से विचारक वाद, प्रतिवाद और संवाद, इसमें जो है ना इन्होंने अलग नहीं किया, वाद है ये, प्रतिवाद है, फिर संवाद, तो कौन है? हीगल। वाद, प्रतिवाद और संवाद का जो है ना किसको माना जाता है? वो माना जाता है स्टूडेंट हीगल को। ये क्वेश्चन मैंने पहले रिपीट आपको मैंने कर चुकी हूँ उसमें। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक सामाजिकरण का अभिकर्ता है? तो कौन सा है राजनीतिक सामाजिकरण का अभिकर्ता? परिवार है, चर्च है, धर्म आता है उसमें, राजनीतिक दल भी उपयुक्त सभी। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक सामाजिकरण शब्द का प्रतिपादन किया है? तो ये जो है ना प्रतिपादन जो किया है वो किया है हर्बर्ट साइमन ने, ठीक है। राजनीतिक सामाजिकरण शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? सामाजिकरण का नहीं, राजनीतिक सामाजिकरण का किसने किया? एलन बाल ने तो इसके कई प्रकार को बताए थे, लेकिन यदि राजनीतिक सामाजिकरण शब्द किसने दिया तो ये दिया है हर्बर्ट साइमन ने। इसने हाईमन लिखा हुआ है, वो मिस्टेक जो भी थी इनकी, पर साइमन है, हर्बर्ट साइमन। जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्ष के अंतर्गत परीक्षा प्रश्न को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्ष के प्रति खेद होता है। यह कथन किसका है? मैटलैंड का। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आईएएस में कई बार पूछा गया था, कई बार, कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्ष के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये आईएएस आरएस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पॉलिटिकल साइंस जिसमें आता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया मैटलैंड। इसका आंसर, उपयुक्त आंसर मतलब अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान कहा है? तो नीति विज्ञान कौन कहता है? लासवेल, ठीक है, वह मतलब इसका जो है ना लासवेल आएगा। द्विसदन किसमें होते हैं? व्यवस्थापिका में। एक सदनीय व्यवस्थापिका और द्विसदनीय व्यवस्थापिका। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा निम्नलिखित में से कौन सा नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है? तो नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? अमेरिकी राष्ट्रपति, क्योंकि वहां पे जो है ना दक्षात्मक है, तो वहां पे नाम मात्र वास्तु कार्यपालिका नहीं होती है। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है, ये मेरे उसी का है वीडियो का, लिकोक। निम्नलिखित में से किसने विश्व आत्मा की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, हीगल। निम्नलिखित में से किस देश में प्रशासनिक न्यायालय का प्रावधान है? तो फ्रांस में जो है ना न्यायालय दो प्रकार की होती हैं, एक तो जैसे अपनी नॉर्मल न्यायालय होती है और एक होती है प्रशासनिक न्यायालय। तो वहाँ कहाँ है? फ्रांस में दो प्रकार की न्यायालय। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें अपने बंधनों के अतिरिक्त कुछ खोना नहीं है, यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है, ठीक है, किसका है? कार्ल मार्क्स का है। तो स्टूडेंट मैंने 100 के 100 क्वेश्चन पेपरों का आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इस पेपर में दिया है, और शायद एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, नहीं तो मैं श्योर कि 90 क्वेश्चन आपके लगभग इसमें जो है ना करेक्ट हैं,
क्योंकि एक कुछ को इसमें एक क्वेश्चन था ब्रिटेन 2 बार दिया हुआ था, जबकि नीचे उसमें इंग्लिश में यूएस दिया हुआ था। तो यदि उसको माना जाए तो वो ब्रिटेन जो है सेकंड ऑप्शन उसमें ठीक आएगा और थर्ड ऑप्शन उसमें नहीं आएगा। तो हमने 100 के 100 क्वेश्चनों का जो है इसमें सॉल्यूशन दिया है। और आपके लिए स्टूडेंट एक खुशखबरी ये है कि आपके अगले पेपर भी कंटिन्यू आएंगे, इस पे सारे मॉडल पेपर आएंगे और आप इसी तरह इसको पढ़ते रहिए, इसी तरह प्यार देते रहिए। और साथ में मुझे ये जानना है कि स्टूडेंट्स कि आपका क्या स्कोर रहेगा, इसको देखते हुए, पेपर को देखते हुए आपका क्या स्कोर रहेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताएं कि मेरे 20 ठीक है, 25 ठीक है, 50 ठीक है, 60 ठीक है, कितने ठीक हैं। और साथ में आपको ये भी बताना है कि मैंने जो मॉडल पेपर डाले उसका आपको कितना बेनिफिट हुआ, ताकि मैं और अपना एनालिसिस करके उन चीज़ों में सुधार कर सकूं। और स्टूडेंट आपको पता ही है कि यदि आप इसको लाइक करते हो, शेयर और सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन दबाते हो, तो क्या होता है कि नोटिफिकेशन आपके पास आता है बार बार, क्योंकि मैं अब कंटिन्यू डालूंगी वीडियो। अभी हमारे सेकेंड सेमेस्टर के चैप्टर भी मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम डाल देते हैं, मॉडल हम डाल देते हैं, लेकिन बच्चा जानता नहीं वो चीज़ क्या है। तो उस चीज़ को पहले मैं क्लियर करूंगी। और अगले जो है अगले सेमेस्टर में चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, फर्स्ट चैप्टर में आपके क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर पढ़ाया सेक्टरिंग के क्वेश्चन, और लास्ट में मैं 2 से 3 मॉडल पेपर भी आपके निकालूंगी। ये तो रही पॉलिटिकल साइंस की। और मैं कोशिश करूंगी स्टूडेंट कि अदर सब्जेक्ट के भी मैं पेपर्स लेके आऊँ, उनकी वीडियो क्लासें मैं लगवाऊँ, क्योंकि स्टूडेंट मैं जो खुद हूँ वो मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ, पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी हूँ, जेआरएफ है मेरा, और राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी कर रखी है। तो पॉलिटिकल साइंस का तो कोई इशू मेरे सामने है ही नहीं, मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन रास्ता दिखा सकती हूँ। पर और सब्जेक्ट की मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद लाऊँ या मेरे जो भी स्टाफ हैं, जो भी जानकार हैं, उनसे मैं उस पर ट्राई करूँ। तो स्टूडेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि कितना ठीक कर रहे हैं, कितना ठीक नहीं कर रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखना कि आपके कितने ठीक हैं, कितने ठीक नहीं हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।